देखो उससे एक छोटा एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। और एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं उस पेपर में, कैसे कोई क्वेश्चन बनेगा। देखिए 0.1 n एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, 0.1 n एसिटिक एसिड सॉल्यूशन is 1.5% dissociated, is 1.5% dissociated. 0.1 n acidic acid solution is 1.5% dissociated. Calculate the degree of dissociation. The degree of dissociation in the presence of 0.1 m HCl solution. In the presence of 0.1 m HCl solution. बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल है, बस मैंने इस पे क्या किया, HCl की प्रेजेंस ले ली है। आपको इस बार नया अल्फा निकालना है। देखो सुन लीजिएगा, अल्फा गिवन था, लेकिन इस बार आपको नया अल्फा निकालना है। इस बार यहाँ पे क्या है, देखो लिखा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, बात नहीं करनी, आपको नया अल्फा कैलकुलेट करना। चलिए करें स्टार्ट, ठीक है ना। मतलब हमने एसिडिक एसिड के अंदर क्या मिला दिया, HCl मिला दिया। इस मोलारिटी का हमने HCl मिला दिया, और हमें इस बार उसका अल्फा चाहिए। अल्फा गिवन है पहले से ही, 1.5% देखो डिसोसिएट हो रहा है, लेकिन हमें नया अल्फा कैलकुलेट करना है। हमें चाहिए नया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलो करें स्टार्ट। अच्छा, आप मुझे ना पहले एक बात का देखो आंसर दो, नोट मत करो पहले। देखो ध्यान दो, पहला अकेला एसिडिक एसिड था, अब उसके अंदर आपने ये HCl मिला दिया, दो केस हो गए। पहले तो अकेला था, अब अकेले में आपने ये मिला दिया। पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो देखो यहाँ पे कॉमन एन इफेक्ट हो रहा है, सही कह रहे हो। अच्छा, इन दोनों केस में क्या चीज सेम रहेगी, के ए, सही कह रहे हैं। ये जो ना आयरन ना, ये सेम रहेगा। देखो ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो बदल जाएगी, वो तो बदलेगी बदलेगी पक्का, के ए की वैल्यू वही रहेगी। देखो उसका रीजन है, ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आपने कोई टेम्परेचर की बात तो इस न्यूमेरिकल में की नहीं, तो टेम्परेचर सेम ही लिया, आपने टेम्परेचर नहीं बदला, तो के ए वही रहेगा। अब देखो मैं दो केस बनाऊंगा, जरा सब ध्यान देना प्लीज। देखो देखो, हम सबको पता है एसिडिक एसिड ऐसे ब्रेक होता है, अभी समझाया भी था मैंने, इस तरह से ब्रेक होता है। लो इसकी हम पहले वाली इक्वेशन बनाते हैं, पहले वाली, जब ये अकेला था। के ए मुझे पता नहीं है, बताओ पहले कंसंट्रेशन कितनी थी, जो नॉर्मेलिटी है वही कंसंट्रेशन है पहले वाली। अल्फा कितना था, 1.5 -2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। देखो वो हम नीचे वाला पार्ट छोड़ देंगे, अलग बात है। ये हमारा पहला केस है, ये पहली समीकरण है ऐसे बोलते हैं। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे SM2 से, देखो उसे कैसे बनाए। इस बार भी के वही है, कंसंट्रेशन वही है। देखो अब एक चीज समझना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक सेकंड मैं आपको ये वाला एक्सप्रेशन बना के दिखाऊंगा। देखो अब सब देखो यहाँ पे टेंशन पे करना, मैं एक स्टेप करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये 100, 1 में से अल्फा गया, ये अल्फा अल्फा बना, सी ने इसको मल्टीप्लाई किया, इसे भी किया इसे भी, इतना किया था मैंने। अब पता है HCl भी टूट रहा है, वो ऐसे टूटेगा। अगर ये कंसंट्रेशन 0.1 है तो ये भी 0.1। देखो यहां आपको 0.1 जोड़ना पड़ेगा। देखो बच्चों, यहाँ पे 0.1 आपको ऐड करना पड़ेगा। देखो ये है सबसे मेन चीज, मैंने थ्योरी पढ़ाते हुए बोला भी था, ये कंसंट्रेशन यहाँ के ऐड हो जाएगी। आ रहा है सबको समझ? yes, ये तो सबसे मेन है। देखो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी नोट नहीं करना किसी को। अब अगली बार हमारा एक्सप्रेशन बन के आएगा, के इज इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा प्लस 0.1 अपॉन अपॉन आया सी इंटू 1 माइनस अल्फा। एक सी तो यहां से कट जाता है, अंदर आपने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दी। देखो अंदर आपने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दी, यहां तक आ गए हम। आ रहा है सबको समझ? yes, देखिए अब सुनिएगा, देखिए अब पता क्या हो रहा था, आपको मालूम हो शायद, अल्फा ना पहले ही बहुत कम था, 1.5% बहुत छोटा होता है, 10% से कम तो छोटा ही माना जाएगा, पहले ही बहुत कम था।
और कॉमन आइन इफेक्ट से तो और कम होने वाला है। तो पता क्या होता है, ये जो अल्फा की हायर पावर होती है, स्क्वायर, क्यूब, ये छोड़ने वाले होते हैं। देखो देखो हमें ये पूरा का पूरा फैक्टर छोड़ना है। देखो मैंने ऐसे क्रॉस लगा दिए, ये छोड़ दिया हमने। इसे कहते हैं मैथ्स में कि अल्फा की हायर पावर छोड़ दो। अच्छा नीचे तो वैसे ही छोड़ना था, क्यों? 10% से वैसे ही कम था, और भी कम होने वाला है। पता सिर्फ क्या बचा, 0.1 अल्फा। देखो हम यहाँ पे 0.1 अल्फा लिख के दूसरी क्वेश्चन बना देंगे। बताओ ये क्लियर हो रहा है? Yes, sir. अब इसको सॉल्व करना है। दोनों बार के बराबर ही तो है, इनको इक्वल लिख लूं। आप इनको इक्वल लिख लूं। और देखो एक बात और इंपॉर्टेंट है, देखो एक बात और इंपॉर्टेंट है, नीचे से इस एक्चुअली छोड़ना था, हमें पहले ही बता रखा है मैंने, इसको भी छोड़ना। अब देखो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ, 0.1 से 0.1 कट जाएगा और अल्फा आपके सामने ही आ गया। ये कोई सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं है, सिंप्लीफाई करके अल्फा की वैल्यू ही आ। बोलो बच्चों क्लियर हुआ? Yes, sir. ये नया अल्फा निकल के आ गया। आपको यही तो करना था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल। बोलो कुछ क्लियर हुआ? Yes, sir. थोड़ा बहुत मैथ सबको आया समझ, कहाँ पे क्या कर रहा है। देखो ये चीज, ये तो देखो नीट में ना, आप नीट का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, इस स्टेप से तो हर साल प्रॉब्लम है, हर साल। ये जो कॉमन एंड इफेक्ट वाला पॉइंट है, देखो ये मैंने हायर पावर छोड़ी, ये भी नीचे वाला सेक्शन छोड़ दिया, इसको भी ड्रॉप कर दिया मैंने। ठीक है ना? देखो बस प्रैक्टिस करनी है, आप घर जाके ना ऐसे क्वेश्चन ढूंढो। आप एनसीईआरटी में ही 4-5 क्वेश्चन है, तो कॉमन एंड इफेक्ट इन्वॉल्वमेंट से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। बोलो सब बच्चों क्लियर हो गया? ये जोड़ने वाला स्टेप कैसे कैलकुलेशन करनी है, आप नोट करना, नोट कर सकते। वही है, देखो वहां पे थ्योरी तो आती नहीं, वहां तो न्यूमेरिकल्स आएंगे, अप्लाई करने वाला पार्ट आएगा। तो बुक्स पे क्वेश्चन ढूंढो और लेके आओ आप। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले, कोई कॉलम मिले, थोड़ा एक पार्ट देखो हमने सीख लिया। तो इसका नाम था ऑसफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑसफोर्ड का तनुता नियम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कोई भी टेस्ट सीरीज उठाकर देखो, यहां से पक्का क्वेश्चन मिलता है। और आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है? आप बच्चों ने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है? आपकी तो दुनिया अजीब है ना आपकी, लोग इतने एडवांस है, टेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं आपको टेस्ट पेपर आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप देख रहा हूँ टेस्ट। नहीं ना, आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है ना, क्योंकि आप बुक तो करते ही नहीं, सिर्फ टेस्ट देके भी क्या फायदा। ये गलत है, टेस्ट देना चाहिए, पता लगता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आपने बुक की होती तो ये टेस्ट कुछ भी ना लगते। टेस्ट में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? क्योंकि बुक ही नहीं कभी करी। तो गलत तरीका है ना पढ़ने का, ये अप्रोच ही सही नहीं है। जब तक आप प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे ना, सिलेक्ट नहीं हो सकते, जितनी बड़ी थ्योरी आपको अच्छे से आती है। क्योंकि वहां पे थ्योरी नहीं आ रही, वहां पे एप्लीकेशन करना आ रहा है, न्यूमेरिकल करने आ रहे हैं। चलिए हमने अपनी साइड से करा दिया, कॉमन एंड इफेक्ट हो गया, ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ हो गया, उसकी डेफिनेशन भी हो गई, यहाँ तक की सारी थ्योरी हमारी पूरी हुई है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर उम्मीद है सबको आ गया समझ?
चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए। ओके, इसको रब कर दो। दैट्स फाइनल। नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। देखो, इक्विलिब्रियम में छोटा एक पॉइंट हमारा और पेंडिंग था, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एक आर्टिकल नोट करो, उसको कहते हैं फ्री एनर्जी। फिर आगे चलेंगे इसमें हम। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक आर्टिकल ये भी नोट कर लीजिए। ये हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम भी कर सकते हैं, लेकिन चलो आप देख लेते हैं। फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हिंदी में कहते हैं मुक्त ऊर्जा व साम्य स्थिरांक। मुक्त ऊर्जा व साम्य स्थिरांक। फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए एक मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, बहुत काम का एक्सप्रेशन है, इसको पक्के से लर्न भी कर लेना। कभी इसका पहले यहाँ पे यूज नहीं हुआ, वरना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह सब में यूज होता है। अभी नोट मत करिएगा। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू। देखो, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, और ये केमिस्ट्री का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है। अब इसके बहुत सारे यूजेस करके दिखाऊंगा, पहले समझ लो इसका क्या मीनिंग है। इसको फ्री एनर्जी कहते हैं, सब जानते हैं। दैट इज टर्म्ड एज फ्री एनर्जी। ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होती है। बात मत करिए कोई बच्चा। आर वेल नोन है, गैस कांस्टेंट कहते हैं, सबको पता ही है। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर केल्विन में होता है। अच्छा, इसको लॉग बेस ई कहते हैं, सबको पता है। ये क्यू यहाँ पे क्या होता है, ये क्यू को कहते हैं हम कोशिएंट। इसको हम कोशिएंट कहते हैं, अभिक्रिया भागफल। ये पहले कौन सारी बातें बता रखी है, अभी नोट मत करिएगा। देखिए, देखिए होता क्या है। जैसे ये कोई रिएक्शन है, ये तो रिएक्शन है, जूम कर लो आप। देखिए, पता क्या होता है इस रिएक्शन में ना, इस क्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मान लीजिए इस क्यू की वैल्यू बहुत बड़ी है, ये क्यू एक से बड़ा हो गया, ऐसे अज्यूम कर लो आप, वन से बड़ा हो गया, तो पता क्या होता है, ये वैल्यू ना प्लस बन जाती है। ये वैल्यू इसमें ऐड होगी, ये वैल्यू इसमें ऐड होगी। मतलब इससे पता क्या इंडिकेशन होता है, आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत ज्यादा जा रही है। अगर मान लीजिए क्यू कम से वन से छोटा हो गया, तो ये वैल्यू माइनस चली जाएगी, इसमें से घट जाएगी। इससे शो कर रहा है आपकी रिएक्शन बैकवर्ड बहुत जा रही है। मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है, इस क्यू का रोल होता है सारा। ये क्यू और डेल्टा जी, ये सही मायने में इन दोनों का अल्टीमेट रोल है, बाकी तो कांस्टेंट है, बाकी सब स्थिरांक है। आप इसको एक्सप्रेशन को पक्के से रट डालो, अभी देखना मैं आपको इसको यूजेस करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। क्यू अगर मोर देन वन गया, क्यू अगर मोर देन वन है तो ये वैल्यू उतनी बड़ी, क्यू लेस देन वन है ये वैल्यू उतनी छोटी जाएगी। ठीक है। एक बात और है, देखिए चलो ये तो इतना बड़ा इशू नहीं था। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, जैसे हम चैप्टर इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं, पता है किसी को इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो बता रखा है आपको, देखो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो बन जाती है। जैसे डेल्टा जी जीरो बनता है ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, ये क्यू के बन जाता है। देखो हमने के बना दिया, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक। लीजिए ये फॉर्मूला ऐसे बन जाता है। और एक बात और है, अभी इसका बेस कौन सा है, ई है, और हम बेस 10 चाहते हैं न्यूमेरिकल करने में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये भी केमिस्ट्री का एक अल्टीमेट फॉर्मूला है, इसका बहुत यूज मिलता है, इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। जरा इसको नोट करिए सब लोग। देख लीजिए, मेरा एम था बताना कि डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जिसे कहते हैं हिंदी में मानक मुक्त ऊर्जा, और साम्य स्थिरांक में क्या रिलेशनशिप है वो बता दिया मैंने आपको। बहुत ही काम का फॉर्मूला, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जाके देख कोई ना, आप थोड़ा एप्लीकेशन करें तो रियलाइज भी हो ना। आप तो सिर्फ नोट कर लेते हैं, नोट करने से कुछ नहीं होता। आप प्रॉब्लम्स करें, आपको महसूस होगा कैसे ये इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। पढ़िए, देखिए आप लोग वही, अक्टूबर शुरू हो गया और अभी खत्म हो जाएगा, प्रोग्रेस नहीं है।
पढ़ना ही नहीं आया ना स्टार्टिंग से ऐसे ही। देखो तभी तो आपका टेस्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही, टेस्ट सीरीज क्यों नहीं ज्वाइन करी? डर लग रहा है कि क्या फायदा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वो वेस्ट इसलिए होंगे कि हमने पहले नहीं कुछ किया, अपने बुक्स टाइम से की होती तो आज कहाँ से का होता। और अभी तो दो ब्रांचेस रहती हैं, इसके बाद ऑर्निंग इन ऑर्निंग, उसमें तो बिल्कुल फील ही नहीं आएगी अगर आपने अप्लाई नहीं करा। अगर एप्लीकेशन नहीं की ना तो ऑर्निंग इन ऑर्निंग तो ऐसे लगेंगे पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, मेरा एम यही था। बाकी मैं इसको देखो मैथमेटिकली जैसे मर्जी मोल्ड कर दूं। देखो आपको एक मैथ्स और सिखा देता हूँ। मैं इस पूरे फैक्टर से लाके यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। अब लिखो मत, देखो लिखना इशू नहीं है, समझना सबसे मेन है। मान लीजिए मैंने माइनस कर दिया, ये लॉग के आ गया, ठीक है ना। देखो मैं चाहता तो इस 2.303 को गायब भी कर दूं, तो मैं इसको एलएन बना दूंगा, सिंपल लॉग बना दूंगा, जो हमारा नेचुरल लॉग होता है। लीजिए ये नेचुरल लॉग बना दिया। अब मैं यहाँ से के निकालूंगा। के निकालने के लिए पता क्या करूंगा, इसका एंटी लॉग लूंगा। एंटी लॉग लेते ही ये ई की पावर बन जाएगी। देखो एंटी लॉग लेते ही ये ई की पावर बन जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कुछ नहीं है, इसी को तो मोल्ड किया हमने, इसी को तो मैथमेटिकली मोल्ड कर दिया। यही हमारा फॉर्मूला था, उसको हमने ऐसे लिख दिया। कंपटीशन एक तो होता है। और देखो इसमें चेंजेस करें। अब थर्मो अगर आपको आती हो, डेल्टा जी नोट का एक एक्सप्रेशन था, डेल्टा एच नोट माइनस ये डेल्टा एस नोट, याद है आपको? ये लीजिए हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, दोनों को आरटी से डिवाइड करो। जब दोनों को आरटी से डिवाइड करेंगे, टी से टी यहाँ कट जाएगा, ये आ गया। देखो ये तो कंपटीशन चलता है। देखो एक ही बात को दस दस तरह से कहते चले जाओ आप। नोट कर लीजिए इन चीजों को। ये जो घर जाके आप दिमाग लगाए ना, तभी तो देखो मजा आए। फिर आप डिस्कस करें, पूछें। लेकिन नहीं, आपने भी कसम खाई हुई। मेहनत करिए, देखिए ऐसे नहीं सिलेक्शन होते हैं, बहुत जान लगानी पड़ती है। डेली अपना होमवर्क करते रहो, जो अपना काम करते रहो, देखो खुद सेलेक्ट हो जाएंगे आप। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर तो डर ही लगेगा हमेशा, हमेशा ऐसे लगेगा पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। ये प्लस हो चुका है, देखो साइन, बार माइनस है ना, अंदर के साइन बदल गए, प्लस हो गया है। तो करिए, इनकी प्रॉब्लम्स लेकर आइए आप लोग जितनी ला सकते हैं ना। और इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू जीरो होती है, आपको बता रखा है पहले ही। इसके बारे में हमारा डिस्कशन पहले ही हुआ। ये बातें नहीं, ठीक है, हम यहाँ तक पहुंच गए। अब अगला टॉपिक है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेट टू बी, नोट कर लीजिए वो भी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम लोग अक्षरों की ना बहुत सारी डेफिनेशंस आती है, बहुत सारी अवधारणाएं कहते हैं इसको हिंदी में, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एक एसिड क्या होता है, एक बेस क्या होता है, बात नहीं करनी। अम्ल क्षार की ना बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी, वो सब स्टडी करेंगे। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब इसमें एक सबसे पुराना कॉन्सेप्ट आएगा, ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको, आर्नियस कॉन्सेप्ट। इसका नाम है आर्नियस कॉन्सेप्ट। इसको आर्नियस की अवधारणा बोलेंगे हिंदी में। टॉपिक का नाम है आर्नियस कॉन्सेप्ट। देखो आर्नियस कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, आर्नियस की अवधारणा। तो टॉपिक नेम इज नाउ आर्नियस कॉन्सेप्ट, आर्नियस की अवधारणा। देखो आर्नियस की अवधारणा क्या होती है। देखो एक एसिड क्या होता है, जो H प्लस आयन रिलीज करता है, H प्लस आयन रिलीजेस इन वाटर। ये शर्त होती है, इसको पानी में H प्लस आयन निकालना है। ठीक है, ये वाटर की रेस्ट्रिक्शन जरूरी है। जैसे मान लीजिए HCl है, HNO3 है, सबको पता है बड़े फेमस एसिड्स हैं, क्योंकि ये पानी में अपने में से H प्लस आयन रिलीज करता है, इसको प्रोटोन भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही H प्लस आयन रिलीज करता है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन ध्यान रखना वाटर की, वाटर का होना बहुत जरूरी है। ऐसे बेस क्या होता है, जो पानी में क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्सिल आयन। वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है पानी में, जैसे कि NaOH।
आप NaOH को पानी में मिलाइए कि हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर देगा, या CaOH को पानी में मिलाइए या हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर देगा। देखो थोड़ी कॉमन सी बात है, ठीक है। तो ये दो बड़ी सिंपल से डेफिनेशन, पुरानी डेफिनेशन है बहुत। और इसमें ध्यान रखना पानी की रेस्ट्रिक्शन है, ये बहुत जरूरी है, पानी होना है यहाँ पे। नोट कर सकते हैं, मर्जी आपकी, एज यू लाइक। तो जो पानी में H+ आयन रिलीज करता है वो एसिड, और जो OH आयन रिलीज करता है वो बेस, अक्षार। ठीक है, कॉमन सी बात है। एसिड अपने में से H+ आयन रिलीज करते हैं और बेस अपने में से OH आयन रिलीज करते हैं। फिर उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है। अब देखो इस डेफिनेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको इसकी लिमिटेशन का है। क्या लिमिटेशन है? एक तो ये पानी वाली रेस्ट्रिक्शन, केमिस्ट्री में हर जगह हम हर काम वाटर में नहीं करते, हर जगह वाटर सॉल्वेंट नहीं है। खासकर ऑर्गेनिक लैब में होता है, वहां पानी नहीं होता, पानी में सॉल्वेंट ही नहीं है। तो एक तो ये लिमिटेशन है, फेल्स इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर आपने पानी को गायब कर दिया, पानी की अनुपस्थिति कर दी, तो ये डेफिनेशन चलेगी नहीं। पानी में डेफिनेशन नहीं चलेगी, पानी के बिना नहीं चलेगी। और दूसरी प्रॉब्लम और भी है, देखो जरा ध्यान देना, कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनके पास ना तो H+ होता देने के लिए, ना OH है, वो तब भी एसिडिक बेसिक होते हैं। देखो जैसे कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, ये बेसिक होता है, अक्षारीय, ये अक्षारीय प्रकृति का है, बेसिक है ये। अब ये बेसिक है, इसको हम इससे डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि बेस को तो अपने में से OH आयन निकालना था, इसके पास तो OH आयन ही नहीं। देखो समझो आप, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, ये एसिडिक होता है, इसको अपने में से H+ निकालना चाहिए, इसके पास H+ ही नहीं है। तो यहाँ भी डेफिनेशन फेल हो गई। इफ कंपाउंड हैज absence of, if compound has absence of H+ or OH ion, this definition doesn't work. This definition does not work. ये definition काम ही नहीं कर पाती। देखो आप, ये इसमें ड्रॉबैक है, ये दो सीरियस प्रॉब्लम है। पानी की एब्सेंस पे डेफिनेशन नहीं चलती, अगर कंपाउंड के पास H+ ना हो, OH ना हो, तो फिर क्या होगा? तो ये दोनों लिख लो, ये काम आती है लाइंस, कंपटीशन में इनको राइज जरूर करते हैं। डेफिनेशन की लिमिटेशंस है, ऐसा नहीं है परिभाषा चलेंगी चलेंगी, ये इसमें सीरियस लिमिटेशंस है, देख लीजिए। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कोई वर्सेटाइल नहीं है, हर जगह नहीं चल सकता, इसमें दो सीरियस लिमिटेशंस है। आर्हीनियस एसिड, आर्हीनियस बेस, आर्हीनियस अम्ल, आर्हीनियस क्षार, तो ये दो सीरियस प्रॉब्लम की डेफिनेशन नहीं चल पाएंगी पानी की एब्सेंस में, और H+ आयन OH आयन की एब्सेंस में। नेक्स्ट इज आफ्टर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, okay, is called Bronsted-Lowry concept. It's called Bronsted-Lowry concept. Bronsted-Lowry concept. That is called Bronsted-Lowry concept. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद। It's called ये Bronsted-Lowry concept. ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसी का नाम होता है प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट, इसी का नाम है प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट, प्रोटोनिक। आप देखना इसमें ना सब बातें प्रोटोन की टर्म्स में ही होगी। चलिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखो ब्रॉन्स्टन लोरी ने क्या कहता है, एक एसिड गुण होता है, प्रोटोन डोनर। देखो इसने वाटर वाली रेस्ट्रिक्शन यहाँ से हटा दी कि पानी ही होना चाहिए। और बेस कौन होता है? प्रोटोन एक्सेप्टर। देखो ध्यान दो सब लोग,
इसने वाटर वाली रेस्ट्रिक्शन ही हटा दी है। इस डेफिनेशन में नहीं आता कि वाटर होना जरूरी है, बस प्रोटोन डोनर प्रोटोन एक्सेप्टर। ठीक है ना, अभी नोट नहीं करना, ये डेफिनेशन ज्यादा अच्छी है क्योंकि ऑर्गेनिक में तो यही काम करेगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये आएगी, देखो ध्यान देना। जैसे इसने कहा प्रोटोन डोनर और आरएनए से भी कहा था प्रोटोन डोनर, लेकिन उसने पानी में कहा था। इससे मेरे को ये इंडिकेशन मिला जितने भी आरएनएस एसिड्स हैं, ऑल आरएनएस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एसिड्स। बताओ ये बात सही है नहीं? सही है सर। क्योंकि आरएनए से भी कहा था प्रोटोन देना है, इसने भी कहा था कि प्रोटोन देना है, जी। तो उसने पानी की रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, इसने नहीं लगाई। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, इसका उल्टा सही नहीं है। मान लीजिए कोई ब्रोंस्टेड एसिड है, जरूरी नहीं वो आरएनएस एसिड, रिवर्स इज नॉट ट्रू। क्योंकि आरएनएस बनने के लिए रेस्ट्रिक्शन है, उसको पानी में रिलीज करना था H+ आयन। इसलिए ध्यान रखना, देखो लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑल आरएनएस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एसिड, समझने वाली बात है। रिवर्स सही नहीं है, क्योंकि जो भी नहीं एक ब्रोंस्टेड एसिड आरएनएस एसिड भी है। ये लाइन बहुत अच्छी है, काम आती है। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ एसिड बेस का ना, बाद में कॉपी करेंगे। जैसे अभी मैंने कहा था HCl है, जब इससे H+ रिलीज कर देता है, देखो वेरी सिंपल। मैं पानी की रेस्ट्रिक्शन गायब कर दी मैंने यहाँ पे, पानी हो भी सकता नहीं भी सकता। अमोनिया है, आप इस पे इसको HCl में मिलाओ, अमोनिया HCl में से H+ ले लेती है। देखो इसने प्रोटोन ले लिया, जब इसने प्रोटोन ले लिया तो इसका मतलब ये कैसे काम करेंगे, एज अ बेस काम करेंगे। बेस का काम होता है प्रोटोन एक्सेप्टर, प्रोटोन को लेना। देखो प्रोटोन ले लिया इसने HCl में से, ये एज अ बेस काम कर रहा है, और HCl एज एन एसिड काम कर रहा है, प्रोटोन दे रहा है। कोई पानी नहीं, देखो पानी तो हमने गायब ही कर दिया। तो इस टाइम ये बेस ब्रोंस्टेड बेस और ये ब्रोंस्टेड एसिड। नोट कर लो एग्जांपल्स करना चाहते हो, ब्रोंस्टेड बेस ब्रोंस्टेड एसिड्स। ब्रोंस्टेड बेस ब्रोंस्टेड एसिड्स। ब्रोंस्टेड बेस ब्रोंस्टेड एसिड्स। पीछे से आए, ब्रोंस्टेड बेस ब्रोंस्टेड एसिड्स। तो आरएनएस वाला कॉन्सेप्ट हुआ, ब्रोंस्टन वाला कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन अभी इसमें एक दो बातें और हैं। हो गया, नोट कर लिया सब लोगों ने? अब इसमें एक हेडिंग आता है, उसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं उसको। इसका हिंदी में होता है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। हम इसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ध्यान दीजिएगा, बात मत करिए, बोलो बस स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं इसको। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। देखो जरा ध्यान देना, जैसे भी हमने क्या किया, हमने HCl वेल नोन है, अभी बताया कि एसिड। देखिए बात मत करिए, ये जो HCl का ये वाला पार्ट है ना, ये बेस है। देखो बात पे गौर करना, ये तो H+ दे रहा है, ये H+ ले सकता है, फिजिक्स सप्लाई करो। तो H+ और Cl- मिलकर दोबारा से HCl बना ले। देखो ये H+ ले सकता है, देखो अगर ये H+ दे सकता है तो ये ले सकता है। तो पता जो ये ना, ये दोनों, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जो ये पेयर बना हुआ है, युग्म बना हुआ है, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अभी नोट मत करना, ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। अगर आप एसिड में से H+ आयन निकाल देंगे तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। और अगर आप बेस में H+ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। देखो इसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इनमें फर्क सिर्फ H+ आयन का होता है, अभी लिखना नहीं किसी को भी। ये मेरे पास एक स्पीशी है और एक O2 नेगेटिव है। अब देखो इसने अपने में से H+ निकाला, O2 नेगेटिव बना। इसने H+ लिया तो OH नेगेटिव बन गया। फिर वो स्टोरी। अगर ये एसिड है, ये कौन है इसका, कॉन्जुगेट बेस।
एग्जैक्टली अगर ये बेस है तो ये कौन है इसका conjugate acid। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्क सिर्फ H प्लस आयन का होता है, प्रोटोन का। प्रोटोन का डिफरेंस है, इतना सा होता है एसिड और बेस के अंदर स्टोरी। तो नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, दोनों में फर्क H प्लस आयन का सिर्फ होता है, प्रोटोन का फर्क होता है सिर्फ। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो इसके ऊपर ना एलिमेंट्री से कोई एप्लीकेशन करवाते थे, तो आप तो भी करके दिखाइए मेरे को। तो मैं आपको कुछ स्पीशी दे रहा हूँ, आप इनके कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लिख के दिखाना। ये कुछ क्वेश्चन है, अभी करिए यहाँ पे आप। चलो नोट कर लीजिए, किसी को पीछे बोलना नहीं है, सब ट्राई कर लेना, बाद में एक साथ डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैंने आपको ये दिया, वाटर है। अब मुझे इन सब के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना के दिखाए, और टफ केस ले लेते हैं, लाइक ये ले लिया हम लोगों ने। चार केसेस हैं, आप इन चारों के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एक के उसको ले लेते हैं। ये लीजिए, पांच केसेस। सब ट्राई करें अपने आप बिल्कुल ऑनेस्टली, और इन पांचों के आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाने हैं। एसिड बनाते रहिए, बेस बनाते रहिए, बोलिए नहीं बिल्कुल भी, जो करना है अपने आप करो बिल्कुल। कॉन्जुगेट एसिड बेस से
क्या हो गया? पांचों केसेस हो गए? चलिए सब लोगों ने बताओ ऐसा कॉन्जुगेट बेस बॉयज से ऐसे स्टार्ट करता हूँ। बताओ बॉयज कौन था ऐसा कॉन्जुगेट बेस? हाँ जी, फर्स्ट था कॉन्जुगेट बेस कौन था? कॉन्जुगेट एसिड कौन है? कुछ कॉन्जुगेट बेस पूछा था ना मैंने उसके। इसमें से H प्लस माइनस कर देते हैं ना, तो H प्लस माइनस करके कहाँ बन रहा है? CO3 2 नेगेटिव। ये कॉन्जुगेट एसिड आ रहा है समझ? ये तो कॉन्जुगेट एसिड H प्लस जोड़ा और H प्लस माइनस करके ये होंगे कॉन्जुगेट बेस। हाँ, अब अगले इस बताओ, कोई गर्ल्स में से बताए, आप लोग बता दो स्टार्टिंग में, बताओ इसका कॉन्जुगेट बेस कौन? बोलो बोलो। OH माइनस। और कॉन्जुगेट एसिड कौन है? हाँ, HCO प्लस। H प्लस जोड़ दिया। अब यहाँ पे आओ, कोई नेक्स्ट रो वाले बताए, नेक्स्ट रो के बच्चे बताएं क्या CH3CO माइनस क्या है? ओके, और कॉन्जुगेट एसिड कौन है? CH3COH2 पॉजिटिव। इसको ऐसे लिख देना, इसमें H प्लस जोड़ दिया हमने, H दो हो गए ना, ऊपर प्लस साइन आ गया। आ गया समझ? बताओ इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? H2O तो 5 है, 5 हो जाएंगे ना, ओवर चल जाएगा एक। अब H प्लस चला गया ना, -4 दे गया तो उसको +1 हो जाएगा। सोच गया? देखो आपको चेक करना, चेक भी करो। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन अवस्था पहले भी +2 आ रही थी, अब भी +2 आ रही है। ये तो हुआ इसका कॉन्जुगेट बेस, यानी एक H प्लस माइनस कर दिया। अब कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा? एक H प्लस जोड़ देंगे, उसमें हम क्या करेंगे, 5 तो वाटर मोलिक्यूल ऐसे कैसे लेंगे, एक को H3O प्लस लिख देंगे। आ रहा है समझ? यहाँ पे चार्ज कितना दिखा देंगे, 3+। ऐसे लिख देंगे, कोई बात नहीं, वो अलग बात है, प्रैक्टिकली हुआ नहीं हुआ अलग स्टोरी है, ये ऐसे दिखा देंगे, बात नहीं करनी। बताओ इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस के लिए H प्लस माइनस होता है, इसमें H प्लस ही नहीं है ना, तो कोई कॉन्जुगेट बेस नहीं है इसमें, निल। हाँ, कॉन्जुगेट एसिड के लिए आप H प्लस जोड़ दो, कोई मना नहीं कर रहा, तो OH माइनस बन जाएगा। आगे समझ? तो ये होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी भी काफी लोग कंफ्यूज हैं, वो कहीं भी H प्लस और माइनस कर देते हैं, तो क्लियर करिए। H प्लस माइनस करने से
कॉन्जुगेट बेस बनेगा, जोड़ने से कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। चलो ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा उसको लिख लिया हम लोग, पहले समझ लीजिए, बात मत करिए। देखो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत यूज होती है। मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है ये सब कॉन्जुगेट बेस है। देखो ये सब कॉन्जुगेट बेस है। देखो आपको एक बात बताएं, जब एसिड स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो अपने कॉन्जुगेट बेस की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। दोबारा देखो, दोबारा, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, हम कह रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग अपनी वजह से नहीं, खुद की वजह से नहीं, अपने कॉन्जुगेट बेस की वजह से। ये स्ट्रॉन्ग होने में ना कॉन्जुगेट बेस का रोल था, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस वीक था। देखो सुनो क्या हुआ, इसने अपने में से H प्लस निकाले, इसने लिए नहीं H प्लस आयन, इसने लिए नहीं H प्लस, इसका काम था H प्लस आयन लेना। जब इसने लिए नहीं तो H प्लस ज्यादा हो गए, नाम इसका आ गया भाई एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो सुनो, कभी कभी क्या होता है, जिसका नाम होता है वो एक्चुअल में नहीं होता, पीछे कोई और है। जैसे एक मूवी होती है, एक मूवी हम देखते हैं कि भाई एक मूवी है, सुपर हिट हो गई, उसमें हीरो ने काम किया, एक एक्टर ने काम किया, एक एक्ट्रेस ने काम किया, इनकी वजह से मूवी अच्छी बनी। बेकार, मूवी को हिट कौन करता है? उसका डायरेक्टर, उसका नाम कहीं भी नहीं होता। अब देखते हैं इन लोगों को, इसलिए में तो मूवी ये बना रहे हैं, एक्चुअली हीरो तो ये लोग हैं। ये तो सिर्फ इनके सामने प्रेजेंट करने रखी गई कि ये लोग हैं, लेकिन असली में डायरेक्टर होता है। सेम स्टोरी यहाँ पर है। हम कहते हैं एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो खुद की वजह से नहीं होता, कॉन्जुगेट बेस की वजह से होता है। सही मायने में इसका कॉन्जुगेट बेस वीक था, दुर्बल, इसलिए एसिड स्ट्रॉन्ग। अब सुनो, एसिडिक एसिड, कोई एसिडिक एसिड को स्ट्रॉन्ग नहीं कहता। क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं कहता? पता है क्यों? उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। उसने क्या करा, उसने H प्लस आयन ले लिए, H प्लस आयन कम हो गए, सबने क्या कहना शुरू कर दिया, एसिड कैसा है, वीक। देखो समझने की कोशिश करो, जहां पे एसिड स्ट्रॉन्ग होता है कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, और जहां पे एसिड वीक होता है कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। क्लियर? ये सबको अच्छे से अभी लिख लेंगे, बाद में अभी सुनते रहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही बेसिस के अंदर होता है, मान लो अमोनिया है, अगर अमोनिया वीक बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग। उल्टा बोलना है, कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड क्या है, वीक। एक लाइन बोलता हूँ, देखो उसको लिखो, बाद में कॉपी करना, लिखो पहले लाइन बोल के। A strong acid has a strong acid has weak conjugate base. A strong acid has weak conjugate base, and a weak acid has strong conjugate base. A strong acid has weak conjugate base, and a weak acid has strong conjugate base. Strong acid has weak conjugate base, and a weak acid has strong conjugate base. उल्टा बोल दिया देखो मैंने, जहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है वहां पे वीक कॉन्जुगेट बेस है, जहाँ पे एसिड वीक है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। सिमिलरली एक लाइन और लिख लीजिए, a strong base has weak conjugate acid. Similarly, a strong base has weak conjugate acid, and a weak base has strong conjugate acid. Similarly, a strong base has weak conjugate acid, and a weak base has strong conjugate acid. अगर आप ध्यान से देख रहे हो, हर चीज को उल्टा बोली जा रही है। जहां पे एसिड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस वीक, जहां पे एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, जहां पे बेस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड वीक, और जहां पे बेस वीक कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग। उल्टा बोलना है हमें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबको क्लियर होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल देखो, लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाला। और एक लिविस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला होता है।
वो एक्सेप्टर और ये डोनर, वो दाता और वो ग्राही। जैसे एक एग्जांपल है, एक कंपाउंड है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाए ना, इसका स्ट्रक्चर ये है, देखो ध्यान देना, इसके पास सिस्टम 6 इलेक्ट्रॉन है, 6। 6 से पता लग रहा है इसका ऑक्टेट तो बुरा है नहीं। तो ये पेयर लेने की कोशिश करेंगे, चाहेगा मैं कहीं से पेयर ले लूं, इलेक्ट्रॉन 8 कर लूं। तो ये लिविस एसिड। अमोनिया, अगर आप अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एन के पास एक फालतू पेयर दिखाएंगे, लोन पेयर जिसे कहते हैं। ये किसी को देने की कोशिश करेगा, तो ये कौन है? लिविस बेस। तो बेस का काम है पेयर देना, और एसिड का काम है पेयर लेने की। एसिड एक्सेप्टर, बेस डोनर। बात मत करिए, ये पता होना चाहिए, नोट करिए। जैसा बड़ा आसान सा टॉपिक था, लिविस कॉन्सेप्ट भी पूरा हुआ हमारा। चलो इसके ऊपर छोटी सी एक एप्लीकेशन देते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन नहीं है ऐसा। चलो एक कॉलम लिखो, देखिए विच अमंग द फॉलोइंग आर लिविस एसिड्स। आपको छांटना है इनमें से कौन कौन से लिविस एसिड्स है। वाटर है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, एच प्लस आयन है, एंड अमोनियम आयन। चलो बात मत करो, ढूंढो इनमें से लुईस एसिड कौन कौन है। ये ऐसा एमसीक्यू नहीं है, ये सारे चेक करने पड़ेंगे वन बाय वन। चुपचाप करिए, बात ना करिए। इनमें से लुईस एसिड कौन कौन है, लुईस अम्ल कौन कौन है, पता लगाइए। बोलिए मत, पता लगाइए इनमें से कौन कौन से लुईस एसिड्स हैं और कौन कौन से, बस लुईस एसिड ढूंढने हैं आपको। अच्छी बातें नहीं, काम करो अपने, अपना खुद से करो, जो नोट्स बने हुए हैं सब कुछ है। अपना मैं टेम्परामेंट लगाओ, खुद डिसीजन लो। ठीक है, चलो क्या क्या आंसर आए। ये लुईस एसिड है, कैसे हो जाएगा लुईस एसिड? ये पेड़ लेगा ही नहीं, लेना भी नहीं चाहेगा कभी। सब तो सेटिस्फाइड है, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका डुप्लेट पूरा है। नहीं, क्या ये है? ये है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है देखो। ये 100% लुईस एसिड। क्या ये है? ये भी है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। आप स्ट्रक्चर बनाइए, केमिकल बॉन्डिंग लगा दीजिए। क्या ये है? ये भी है, इसको अपना पेयर लेके अपना डुप्लेट पूरा करना है। क्या ये लुईस एसिड है? ये नहीं है, ये इसे कोई पेड़ की जरूरत नहीं है, ये पेड़ ले ही नहीं सकता। इसके 8 इलेक्ट्रॉन पहले ही हुए हैं, कैसे लेगा? ये 3 आंसर है, ये तीनों लुईस एसिड है, बाकी कोई लुईस एसिड
इस तरह से ना स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है, तो ये फिनिश हो। ठीक है, ये भी टॉपिक पूरा हुआ। कोई भी क्वेश्चन मिले आप लेके आना यहाँ से। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इसके बाद, दैट इज टर्म्ड एज ऑटो डिसोसिएशन ऑफ वाटर। ऑटो डिसोसिएशन ऑफ वाटर। ऑटो जानते हैं ना, अपने आप, इसको स्वतः कहते हैं ना, अपने ही आप डिसोसिएशन हो रहा है पानी का ना, इसे कहते हैं ऑटो डिसोसिएशन ऑफ वाटर। देखो इसका मीनिंग समझ, लिखना बंद करके ना बस हेडिंग लिखिए और यहाँ पे ध्यान दी। देखो, वाटर ना केमिस्ट्री में ना एक सरप्राइज कंपाउंड है। वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर से ही रिएक्ट कर सकता है और ऐसे तोड़ सकता है। देखो अपने आप को, देखो आपको सुन के सरप्राइज लगेगी। वाटर वाटर से रिएक्ट करके अपने आप को ऐसे तोड़ लेते हैं। ये वाटर की स्पेशलिटी है कि पानी पानी से रिएक्ट करके अपने आप को तोड़ रहा है। इसे कहते हैं ऑटो डिसोसिएशन, स्वतः टूट जाना। एक बात और इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे रीजन है। आपको थोड़ा सा आइडिया हो, जो वाटर का ये बॉन्ड होता है ना, ये बहुत ज्यादा पोलर होता है, हाईली पोलर, अत्यधिक ध्रुवीय। और जब हाई पोलैरिटी होती है तो बॉन्ड टूटने के चांस होते हैं। देखो तभी तो बॉन्ड टूट रहा है, देखो यहाँ से बॉन्ड टूटने के पीछे रीजन है, इसके पास हाई पोलैरिटी है। देखो अपने में से H प्लस आयन निकाल रहा है, और फिर जब ये H प्लस आयन दूसरे मोलिक्यूल के पास जाएगा, वो इसको ले भी लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से। देखो वो इसे ले भी लेगा बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वाटर की क्वालिटी है, वाटर वाटर से रिएक्ट करके देखो ऐसे टूट सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसे कहते हैं ऑटो डिसोसिएशन ऑफ वाटर, पानी का स्वतः टूट जाना, पानी का अपने आप ब्रेक हो जाना। पानी पानी से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, साथ में हाइड्रोक्सिल आयन बना रहा है। ये पानी की खास बात है। ठीक है, अभी नोट नहीं करना। अब एक काम करते हैं, देखो अभी इसको मैं लिखना चांस दूंगा। मैं यहां से ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालता हूँ, साम्य स्थिरांक, क्योंकि इनमें तो इक्विलिब्रियम मेंटेन है ना, इनमें साम्यावस्था भी होती है। क्योंकि देखो एक बात और भी, जब इससे टूटा ना ऐसे, ये दोबारा से इसमें से H प्लस आयन मिलेंगे, फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ना इनमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, रिएक्शन आगे भी चलती रहती है, पीछे भी चलती रहती है। लीजिए हम यहाँ तक आ गए। ठीक है, यहाँ तक की सारी केमिस्ट्री क्लियर हो। अब आपको पता है वाटर की क्या खास बात है, ये तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट ने कांस्टेंट को करा मल्टीप्लाई, तो एक नया कांस्टेंट आ गया, उसे कहते हैं के डब्ल्यू। इसे के डब्ल्यू कहते हैं। इस के डब्ल्यू का नाम पता क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसे कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसका नाम होता है जल का आयनिक गुणनफल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, के डब्ल्यू। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? देख लो भाई, वाटर वाटर से रिएक्ट कर रहा है, ऐसे टूट रहा है, इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है। रीजन मैंने आपको दिया है, यहाँ हाई पोलैरिटी बॉन्ड तोड़ रही है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल H प्लस को ले भी सकता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन। तभी तो निकाला हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक, दिस इनटू दिस अपॉन दिस इनटू दिस, इसका स्क्वायर हो गया। अच्छा ये कांस्टेंट है, ये स्थिरांक है, स्थिरांक में स्थिरांक को मल्टीप्लाई किया, एक नया कांस्टेंट आ गया, के डब्ल्यू कह दिया हमने इसको। डब्ल्यू का मतलब वाटर, उसका नाम रखा हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणनफल। हिंदी नाम है जल का आयनिक गुणनफल। ये के डब्ल्यू का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अभी भी किसी को लिखना नहीं है। अब देखिए एक बात आपको पता हो शायद, बहुत काम की बात है ये। एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें, जो के डब्ल्यू होता है ना, के डब्ल्यू इतना होता है, ये के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻⁴। ये के डब्ल्यू की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। अच्छा वाटर न्यूट्रल भी होता है, पानी न्यूट्रल भी है, उदासीन है। पानी का उदासीन होने का मतलब ये है, जितनी हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन है उतनी ही हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन, दोनों बराबर है। देखो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं। तो इससे पता क्या नहीं हुआ, हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन का स्क्वायर, इसका वर्ग इतना आ गया। यहां से निकाली हमने हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, पता कितना आ गया? 10⁻⁷। आपने सुना होगा पानी की पीएच 7 है, वो इसी वजह से, जो पानी की पीएच 7 है ना, वो इसी पावर की वजह से। देखो थोड़ा सा समझो, देखो पुराना आपने सब पढ़ा हुआ है, वो चीजें आ रही है नहीं नहीं, उससे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाटर की डिसोसिएशन की रिएक्शन,
फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर एक नया कांस्टेंट आ गया आज के डब्ल्यू। बात नहीं करनी के डब्ल्यू। के डब्ल्यू का नाम आयनिक गुणनफल, दोनों आपस में मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, तो ये आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट, ये के डब्ल्यू की वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस। अब पानी उदासीन है। उदासीन का मतलब है दोनों बराबर, जितना अम्लीय उतना क्षारीय, जितना एसिडिक उतना बेसिक। तभी तो हमने हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दी। अब यहां से हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन निकाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बात देखो मेरे को और शेयर करनी है। एक बात आपके लिए और काम किया देखो, जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी यार ध्यान रखिएगा। ये रिएक्शन होना इस बात का इंडिकेशन है वाटर इज एम्फोटरिक इन नेचर। वाटर ना उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी का मतलब दोनों काम करने वाले, एसिडिक भी है और बेसिक भी है। ये रिएक्शन इस बात को प्रूव भी करती है। लो पहले इतनी बातें नोट करो। अब वहां से पीएच के टॉपिक में एंटर कर जाएंगे ना, देखो पीएच वाली चीज आने लग गई। पानी की पीएच 7 है, पीएच स्केल, ये सब आने लग गया। नोट कर लो इसको। मुझे कॉपी कर। तो एग्री है सब लोग? इज इट क्लियर? तो इसमें कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो इस स्टेप पे आते हैं। देखो अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है, देखो बच्चे बात नहीं करेंगे। देखो वाटर की पीएच का 7 होने का रीजन पता लग गया, देखो हमें। देखो ये है वो रीजन, ये वाली वैल्यू। और इस पीएच को 7 करने में रोल पता किसका है? इस पावर का। और ये पता है जो ये पावर है ना, ये किस टेम्परेचर पे आ रही है? 25 डिग्री सेल्सियस। देखो सब सुन लो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आपने भी आज तक पानी की पीएच 7 सुनी है, कि पानी की पीएच 7 होती है? हमेशा नहीं होती। पानी की पीएच 7 हमेशा नहीं होती, ध्यान रखना। पीएच 7 हमेशा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे रीजन है ये टेम्परेचर। इसके बाद ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू के बाद पीएच का 7 होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। टेम्परेचर डिपेंडिंग लो एक लाइन,
देखो कि लाइन, पीएच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट, पीएच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट एक फिनोमेना है। ऐसा नहीं है हर हमेशा पीएच एक जैसी रही, पीएच बदलती है अगर आपने तापमान बदल दिया तो, अगर टेम्परेचर बदला तो। पीएच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट, बोला एग्री हो गए सब लोग? तो कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो, पीएच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट। चलिए फाइनल हो गया, ठीक है अब करें इसको। ओके, फिनिश। नेक्स्ट आर्टिकल, अब शुरू करते हैं हम पीएच स्केल। अच्छा बात मत करो, अगला हेडिंग है पीएच स्केल, हिंदी में कहते हैं पीएच पैमाना। देखो पीएच स्केल ये होता है, पीएच स्केल सबने पढ़ा होगा, जीरो से लेके वेल नोन है 14 तक है ना, बीच में 7 होता है, यहाँ पे न्यूट्रल है, उदासीन, यहाँ पे नेचर कैसी होती है, एसिडिक, अम्लीय, यहाँ पे कैसी होती है, बेसिक, हिंदी में क्षारीय कहते हैं। इधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और इधर क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपको पता होगा, देखो नोट मत करिए अभी, कुछ में नया नहीं पढ़ाते, देखो सब चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा ये कि क्लियर करिए आप। इधर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, जैसे एक छोटा सा सवाल देखो, जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, देखो सब सुनो एक मिनट, दो एसिड है, एक पीएच 2 वाला और एक पीएच 6 वाला, बताओ कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, बताओ कौन स्ट्रॉन्गर होता है, कौन प्रबल है। देखो मैंने ऐसे लिखा ना, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जिसकी पीएच कम है वो स्ट्रॉन्गर एसिड। आ रहा है समझ, ये वाला अगर कहते हैं किसी ने एक पीएच 8 वाला बेस है, एक पीएच 12 वाला बेस, स्ट्रॉन्गर बेस कौन है, हाँ 12 वाला, स्ट्रॉन्गर बेस यहाँ पे 12 वाला माना गया। आई बात समझ, इधर इधर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, इधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। एक बात और सुनो, देखो इस की खास बात और है, देखो अगर किसी ने एक सवाल पूछा, देखो ये आने के पूरे चांस है, पूरी पूरी उम्मीद है। अभी हमने कहा एक पीएच 6 वाला एसिड है, एक 2 वाला, और हमने ये डिसाइड किया ये स्ट्रॉन्गर एसिड। अब किसी ने पूछा ये इससे कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना प्रबल है, राइट, वेरी गुड। देखो ऐसे मत कर देना, बस 6 - 2 4, 4 गुना नहीं है, आपको इसे 10 की पावर में ले जाना पड़ेगा, 10 की पावर 4 टाइम्स, राइट है। देखो उसके पीछे रीजन सुनो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालने का एक फॉर्मूला ये होता है, अभी सिखा रहे हैं थोड़ी देर में पीएच वाले टॉपिक में, एक फॉर्मूला ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अगर आप दोनों की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाले ना, इसकी इतनी आएगी और इसकी इतनी आएगी, और आप दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए, देखो साफ दिख रहा है, पहले वाला एसिड दूसरे से अगर आप डिवाइड करके देखेंगे ना, ऐसे डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 10 to the power 4 टाइम्स आ रहा है, जबकि कहा 4 गुना। ये बहुत बड़ी बात होती है, पीएच का डिफरेंस 4 है, लेकिन स्ट्रेंथ का डिफरेंस 10 power 4 है। यही चीज यहां पर है, हमें पता है पीएच 12 वाला पीएच 8 वाले से स्ट्रॉन्गर बेस है, कितना स्ट्रॉन्गर बेस है, फिर वही चीज जो डिफरेंस आएगा ना, पहले तो खैर पीओएच निकालना पड़ेगा, यहाँ पे तो यहाँ पीओएच निकालेंगे 6, यहाँ पीओएच निकालेंगे 2, आएगा वही आंसर 10 to the 4 टाइम्स। ये थोड़ा सा देखो भैया, बुक्स पे क्वेश्चन मिलेंगे, आप करेंगे तो पता लगेगा ना आपको, गलती करना बहुत जरूरी है, तभी सीखने को मिलता है। नोट करो इसको सर, जिसे कॉपी करना कभी।
चलिए, देखो हमारा टॉपिक है इसके बाद पीएच। अब आपको पीएच निकालना सिखाते हैं। पीएच कैसे निकलती है? देखो वैसे तो पीएच का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बात मत करिए, कोई भी एसिड होगा ना, वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिलीज करता है, उसका नेगेटिव लॉग लेना होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। देखिए सुनिएगा, ये पीएच निकालने के दो फॉर्मूले हैं, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं इनके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बच्चों को अच्छे से आए, बात नहीं करनी है। ऐसी एक्सप्रेशन पीओएच का भी होता है, आप चाहें तो पीओएच भी निकाल सकते हैं। पीओएच निकालने का एक्सप्रेशन ये होता है। और एक बात हमें और सबको पता हो, देखो जो पीएच प्लस पीओएच होता है वो 14 होता है, हमें ये बात भी पता हो। अब देखो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार आप नोट करना, नोट कर सकते हैं इन चीजों को ना। अब सारे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूला से कर रहे होंगे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर ना, एक कॉलम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 m नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। बात मत करिए, देखिए मैं ये करके दिखाता हूँ, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। आपके पास ना नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है, इसकी पीएच निकालनी है, और ये ना 0.1 m है। 0.1 m, ध्यान देना। देखो मैं करके दिखाता हूँ। हम सबको पता है नाइट्रिक एसिड ऐसे ब्रेक होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये 0.1 है तो ये भी 0.1 है। अच्छा, ये सब चीजें ना पानी के अंदर हो रही होती है, तो पानी ऐसे ब्रेक होता है, इसमें H प्लस कंसेंट्रेशन ये वाली होती है। ठीक है, ध्यान ध्यान देना। तो नेट जो H प्लस कंसेंट्रेशन आती है हमारी, इन दोनों को ऐड करके आती है, वो ये वाली आती है। लेकिन होता क्या है, ये वैल्यू ना इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम इसे लेते ही नहीं है। और अब यहां से पीएच निकालते हैं, माइनस लॉग H प्लस कंसेंट्रेशन माइनस लॉग 10⁻⁻1। 0.1 है ना ये, ऐसे लिख दिया हमने, या माइनस लॉग 10⁻⁻1। ये शुरू में आ गया, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से क्या आ गया, पीएच 1 आ गया, वो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। और लॉग 10 की वैल्यू बेस 10 में 1 होती है। देखो हम सबको पता हो, ये शायद पहले भी आ चुका है, थर्मो के अंदर भी आया था। तो ये पीएच निकालने का प्रोसेस है। बोलो क्लियर हो गया सबको? आया सबको समझ? नोट कर लो इसको। और इसे करने के बाद मुझे आप 0.1 m, 0.001 m HCl सॉल्यूशन, इसकी पीएच निकाल के दिखाना। एक केस और दे रहा हूं, 0.01 m H2SO4 सॉल्यूशन, इसकी पीएच निकाल के दिखाना। दो क्वेश्चन ट्राई करो, बात मत करो बिल्कुल भी। इन दोनों की पीएच पहले इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, क्लियर हुआ? पीछे गस बोलो मत, काम करो फटाफट, इसका आंसर निकाल के दिखाओ। इस केस में कितनी आ रही है पीएच? सही बात है, 3 आ रही होगी। देखिए एचसीएल ऐसे टूटता है, सबको पता ही है। अगर ये कंसंट्रेशन 0.001 है तो ये भी 0.001 है। आई बात समझ? तो यहाँ से पीएच ऑटोमेटिकली कितनी आएगी? 3। ये क्लियर होना चाहिए, यहाँ से पीएच कितनी आएगी? 3। इसमें कोई बट नहीं है, पीएच 3 आएगी। आगे समझ? चलो ये केस भी क्लियर हुआ। इसमें कितनी आई है? 1.7। बहुत सरप्राइज है। बाकी लोग क्या आंसर आया? बाकी लोग क्या आंसर आया? इसको इसको ट्राई करो सब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोबारा ट्राई करके देखो फटाफट जल्दी से, 1.7 में भी राइट आंसर। बाकी लोग भी कीजिए, क्विक जल्दी से करिए। वही वाला क्वेश्चन। देखिए एस्ट्रोसो और एसर ब्रेक होता है, दुगने एच प्लस आयन निकालता है मुझे। अगर ये 0.01 था तो ये 0.02 हो जाता है अपने आप। ये बात सबसे मेन थी। पानी का भी कंसिडरेशन करते हैं हम लोग, इसको भी तोड़ते ही। लेकिन होता क्या है, पानी के जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके एच प्लस बहुत कम बनते हैं। अगर हम दोनों को ऐड भी करते हैं नेट एच प्लस कंसंट्रेशन के लिए, तो ये हम एच प्लस कंसंट्रेशन इग्नोर कर देते हैं। ये वाली वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, इसको हमने छोड़ दिया। अब यहां से पीएच निकालना, नेगेटिव लॉग 0.02, नेगेटिव लॉग 2 × 10⁻³ ये 2 माइनस लॉग 2 बन जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो 1.7 राइट आंसर है। ये बच्चे का है, पढ़ना। कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे ही और ट्राई करिएगा।
उसकी पीएच निकाल के दिखाना। इसकी पीएच निकालनी है इसका। पहले इसमें ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ लगाना, जो हमने आखिरी टॉपिक किया था उसको लगाना, फिर पीएच आएगी। ट्राई करिए इसको। इसके से पीएच निकालिए फटाफट। ये नहीं करनी, इसकी पीएच निकाल के दिखाई। जल्दी से कीजिए। इसमें लगाना पड़ेगा ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ लगाना पड़ेगा, फिर पीएच निकलेगी। कीजिए फटाफट। जो हमने आती पहला टॉपिक किया था उसको अप्लाई करिए। वहां से हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन निकालिए, फिर पीएच आएगी। बताओ कैसे कर रहे हो इस क्वेश्चन को। पहले तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, स्ट्रॉन्ग में सीधा हो जाता है। वैल्यू रखी के की, सी आपके पास है। देखो अब ये वाली क्वेश्चन बनी, लेकिन नीचे से जानबूझ के 1 - अल्फा को छोड़ दीजिएगा। देखो नीट एस्पिरेंट सब सुन ले, नीचे से 1 - अल्फा छोड़ देना, यहां से अल्फा निकालना। यहां से अल्फा आएगा 10⁻²। बोलो आ रहा है ये। कैलकुलेशन देखिए करिए। यहां से अल्फा आएगा 10⁻²। देखो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अब निकलेगी यहां से हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, सी अल्फा। देखो ये हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आ गई, जिसको 10⁻³ कहते हैं। अब निकलेगी यहां से पीएच। अब यहां से पीएच आएगी, मैं यहां कर रहा हूं नेगेटिव लॉग। वाटर की हम इग्नोर कर देंगे। लीजिए ऐसा करने से पता कितनी पीएच आएगी, 3 आती है। देखिए वही आप क्वेश्चंस करेंगे तो पता लगेगा, जाके इन सवालों की कीजिए, प्रैक्टिस करिए। बोलो फाइनल हो गया। नोट कर लो इसको। जहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है इस तरह से करना होता है, वह लगाना पड़ता है ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये भी फिनिश हो गया हमारा। कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको अच्छे से। कोई डाउट ना हो किसी पॉइंट पे ना, तो कैसे कैलकुलेशंस करनी है, देखो ये सब जरूरी होता है। इसके बिना तो कोई फायदा नहीं प्रॉब्लम करने की। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया। कैलकुलेशंस भी कैसे करते हैं, अब देखो इससे नोट कर लिया और फिर एक क्वेश्चन करके देखे वो। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और है हमारे पास। इस मोलारिटी का HCl सॉल्यूशन है, बात नहीं कीजिएगा, एट 25 डिग्री सेल्सियस। चलो इसकी पीएच निकालिए, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है। कीजिए कीजिए फटाफट। ये मैंने बॉक्स में दिखाया ना, इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
इज इट क्लियर? ये फाइनल हो गया। देखो इसके ऐसे पीएच निकालना सीखते हैं। देखो देखो पहली बात, जो एचसीएल होता है वो ऐसे ब्रेक होता है, और अगर ये 10⁻8 है, ये भी 10⁻8 है। और पानी ऐसे ब्रेक होता है, ये 10⁻7 है। देखो ध्यान देना, इस बार ये वैल्यू ना इससे छोटी नहीं है, ये वैल्यू बड़ी है। देखो इस बार हम पानी की H+ कंसंट्रेशन छोड़ नहीं सकते, इस बार दोनों को लेके चलना पड़ेगा। देखो दोनों को मुझे ऐड करना पड़ रहा है, इस बार ये मजबूरी है। अब तक तो हम ये छोड़ते आ रहे थे, इस बार नहीं छोड़ेंगे। यहां से कॉमन लेके आप ऐड करना, कॉमन लेके ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट ऐसे आएगा। देखो ये आएगी H+ कंसंट्रेशन इस केस में, पीएच आएगी जब निगेटिव लॉग लेंगे इसका। ऐसे केस में अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा आपको लॉग वैल्यू देंगे, ये लॉग से होगा ना 7 माइनस लॉग 1.1, लॉग 1.1 को टेबल से रखा जाएगा तो पीएच निकलेगी। ये इसकी अप्रोच रहेगी। देखो नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस। इस बार पानी की H+ कंसंट्रेशन छोड़ मत देना, इसको लेके चलना है क्योंकि वो वैल्यू बड़ी है, वो कंसिडरेबल है। इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के पूरे पूरे चांसेस है। इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। एग्री? सेटिस्फाइड कैसे करते हैं इन प्रॉब्लम्स को? इसे करने के बाद एक बेस वाला क्वेश्चन करिएगा आप लोग। हमारे पास इस मोलारिटी का बेस है, इसकी पीएच निकालनी है, पहले से कॉपी कर लीजिए फिर ये करके दिखाइए। इस बार इस मोलारिटी का NaOH सॉल्यूशन है, इसकी पीएच निकालनी है क्विक। पहले इसको नोट कर लो फिर ट्राई करो वाला क्वेश्चन। इतनी मोलारिटी का NaOH सॉल्यूशन, हो सकता है बाकी लोग भी करें फटाफट क्विक। जल्दी जल्दी। देखो ये 0.1 है NaOH है। जब ये ब्रेक होगा इस तरह से ब्रेक होगा। अगर ये कंसंट्रेशन 0.1 है तो ये भी 0.1 है। वाटर की OH कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻⁷। लेकिन वो कंसंट्रेशन इतनी छोटी है कि वो उसको इग्नोर कर देंगे, हम उसे इग्नोर कर देंगे, ध्यान रखना इस पर। देखो उसको इग्नोर कर देंगे। नेट OH कंसंट्रेशन यहां से आती है दोनों को ऐड करने के बाद, ये आ रही है 10⁻, छोड़ देंगे बस 0.1 आ जाएगी। यहां से निकालेंगे POH, पीएच नहीं POH, माइनस लोग OH कंसंट्रेशन, ये 1 आएगी। और पीएच प्लस POH कितना होता है? 14। तो यहां से पीएच निकल के आएगी 13। नोट कर लीजिए इसको भी, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही है आपको ना, ठीक है? ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने कर पाएंगे बस हम लोग। पीएस तक का डिस्कशन पूरा हुआ हमारा।